अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो बगैर हार्ट और पल्स के जिंदा है। और दोस्तों, क्या आप उस मुल्क के बारे में जानते हैं जहां बीमारी डिटेक्ट करने के लिए मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं बल्कि कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हैरान कर देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी प्लांट पर ग्रो होती है और हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने स्ट्रॉबेरी को अपने घर में या गार्डन में लगाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉबेरी को इनिशियल स्टेज पर अच्छे तरीके से पकाने के लिए 25 दिनों का वक्त लगता है। तो दोस्तों, क्या आपने स्ट्रॉबेरी को एक ही वीडियो क्लिप में 0 से 100% तक पकते हुए देखा है? नहीं देखा? तो चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक स्ट्रॉबेरी के पकने के प्रोसेस को एक ही वीडियो क्लिप में दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी कितनी ही खूबसूरत और यूनिक वे में एक प्लांट पर ग्रो होती है। और हम सब ने इस चीज को फील तो जरूर किया होगा, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को इतनी डिटेल वे में देखते हैं। नंबर 2, आपने अक्सर ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? लेकिन क्या आप जानते कि इस दुनिया में हकीकत में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जिसमें दिल है ही नहीं? हो गए ना हैरान आप भी सुन के? इनका नाम है क्रेग विश। ये दुनिया के ऐसे पहले इंसान हैं जो बगैर हार्ट और पल्स के जिंदा हैं। ये 2011 में काफी सीरियस हार्ट कंडीशन में मुबतला थे और साल 2015 में इनकी बॉडी से हार्ट को निकाल कर एक मैन मेड पंप को इंस्टॉल किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये इस पंप की मदद से सब कामों को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, जो कि नेचुरल हार्ट की सिचुएशन में भी कर रहे थे। नंबर 3, क्या आप जानते कि इस दुनिया में हाइपरोसिस नाम का एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें इंसान के जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल ग्रो हो जाते हैं। और इस कंडीशन में पेशेंट के जिस्म पर बालों का फर भी बन जाता है और हर जगह बाल ही बाल नजर आते हैं। इस बीमारी में थाईलैंड की एक औरत मुबतला है जिनका नाम सुपात्रा है, जिनके पूरे ही जिस्म पर इस डिसऑर्डर की वजह से कुछ इस तरह के घने बाल ग्रो होते हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से सुपात्रा को साल 2010 में इस दुनिया का सबसे ज्यादा बालों वाला इंसान कहलाई है और इनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के बाद भी हमारे डॉक्टर्स को ये नहीं पता चला कि ये डिसऑर्डर क्यों है। और ये वो वजह है कि आज तक इस मेडिकल की दुनिया में इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। नंबर 4 दोस्तों, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की सिचुएशन पर है। क्या आप जानते कि भी हाल ही में फिनलैंड के एयरपोर्ट में बहुत से ट्रेन डॉग को दुनिया भर में फैली जाने वाली बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए रखा गया है। इन डॉग्स को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि ये बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान के पसीने की स्मेल को सूंघ कर ये बता सकते हैं कि क्या वो इंसान हेल्थ वाइज बिल्कुल परफेक्ट है या उसे कोई बीमारी है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से फिनलैंड का एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसमें बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, ताजमहल में अभी तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? दोस्तों, साइंटिफिक तरीके से बात की जाए तो ताजमहल को व्हाइट मार्बल का यूज करते हुए बनाया गया है और व्हाइट कलर लाइट को सबसे ज्यादा अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और रात में ताजमहल पर ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये बिल्डिंग उस लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर कर देगी, जिसकी वजह से रात में ताजमहल ज्यादा चमकेगा। और इस जमीन में बहुत से ऐसे इंसेक्ट भी हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अगर उस कंडीशन में ताजमहल और अगर रात को ज्यादा ग्लो करेगा तो इंसेक्ट लाइट की तरफ आएंगे और ताजमहल पर आने से ताजमहल के पत्थर भी डैमेज होंगे। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ताजमहल को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये इमारत रात में भी चांद की रोशनी में भी चमकनी चाहिए। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को इस तरह से अलाइन भी किया गया है। और अगर ताजमहल को आर्टिफिशियल लाइट डालकर रोशनी करते हैं तो इस बिल्डिंग की नेचुरल ब्यूटी को कम कर देते हैं। और ताजमहल की इसी नेचुरल ब्यूटी को दिखाने के लिए हर मंथ 5 दिन में कुछ टूरिस्ट रात में भी विजिट करते हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज तक ताजमहल को रात में लाइट का इस्तेमाल करते हुए कभी भी नहीं चमकाया जाता। नंबर 6 दोस्तों, इस क्लिप को देखें जिसमें इस कंटेनर में जैसे ग्लास ट्यूब को ढाला जाता है और भरा हुआ लिक्विड उस ग्लास ट्यूब में जाता है तो ग्लास ट्यूब एकदम से गायब हो जाता है। और ये भी दिखाया गया है कि दूसरा शख्स इस कंटेनर से और कंटेनर को बाहर निकालने लगता है। तो दोस्तों, सीखते हैं ये मैजिकल ट्रिक
दोस्तों हर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एक रिफ्लेक्शन इंडेक्स होता है, यानी कि अगर आपके पास दो अलग अलग मटेरियल के दो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके अंदर लाइट गुजरने की स्पीड और टाइम अलग अलग होगा। और यही वो वजह है कि किसी ग्लास ट्यूब में ऑयल को डाला जाता है तो हमें वो ऑयल गैस ट्यूब में अंदर से ही नजर आता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास में से लाइट गुजरने का टाइम और ऑयल में से लाइट गुजरने का टाइम बिल्कुल ही अलग होता है। और बात इस क्लिप की जाए तो इस क्लिप में यूज होने वाला ग्लास पैरेक ग्लास है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि पैरेक ग्लास और वेजिटेबल ऑयल का इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही सेम होता है, यानी कि ये दोनों ही अपने अंदर से लाइट को सेम स्पीड पर पास होने देते हैं। और जैसे इस ट्यूब में वेजिटेबल ऑयल एंटर होता है और इस ऑयल और ट्यूब का रिफ्लेक्शन सेम है, इसलिए रिफ्लेक्शन लाइट एक ही स्पीड से दोनों ही ऑब्जेक्ट में गुजरती हैं और इसलिए हमें ग्लास ट्यूब एकदम इनविजिबल लगता है। और इसी ट्रिक का इस्तेमाल इस क्लिप में हुआ है, जिसमें एक कंटेनर से एक बाद एक ग्लास कंटेनर को निकालते हुए दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में ये कंटेनर खाली नहीं है, बस हमें वो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से खाली नजर आती है। सो आई होप आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। नंबर 7, क्या आप जानते कि वर्ल्ड वॉर 2 में हर कंट्री में हर दिन नए नए आइडियाज इन्वेंट किए जा रहे थे और उसी की एग्जांपल है ये वीडियो क्लिप। इस टेक्निक को एरियल स्मोक कर्टन कहते हैं, जिसमें जब भी समंदर में दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हुआ करती थी तो उनमें से एक कंट्री दूसरे कंट्री को फंसाने के लिए अपने शिप में कुछ इस तरह से स्मोक के सेंटर में छुपा लिया करता था, जिसकी वजह से दुश्मन मुल्क चाहकर भी दूसरे मुल्क के शिप की लोकेशन को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता था। और ऊपर उड़ने वाले प्लेन अपनी कंट्री की शिप के अगेंस्ट सही से पोजीशन बता दिया करते थे और स्मोक के पीछे से ही वही दुश्मन पर हमला कर दिया करते थे। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत से कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही कामयाबी हासिल की थी। तो दोस्तों ये कंसेप्ट लाजवाब जरूर है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 1971 से 1973 के दरमियान में हेनरी शोनकी ने दो फ्लाइंग कार को बनाया था, जिसको कार और प्लेन के मॉडल के आपस में जोड़कर डिजाइन किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फ्लाइंग कार काफी तेज उड़ भी सकती थी और इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन कार्स की जब टेस्टिंग की जा रही थी तो वो मिड एयर में क्रैश कर गई थी, जिससे हेनरी की डेथ भी हो गई थी। और यही वो वजह है जिसके बाद इस कंसेप्ट को बाद में कभी भी इस दुनिया के सामने नहीं लाया गया। तो दोस्तों देखते हैं ये रेयर वीडियो क्लिप। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं वो साल 1971 से 1973 के दरमियान में बनाई गई वीडियो है, जिसमें एवी मिंजर कार को बनाकर दिखाया गया है, जिसमें आप ये आसानी से देख सकते हैं कार और प्लेन के डिजाइन को कंबाइन करके बनाया गया है। नंबर 9, टेको स्पाइडर पानी में जाकर फिश को पकड़कर उसको पानी से बाहर निकालकर अपना खाना बना लेती है। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें इम्पॉसिबल हैं तो यकीन करें हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर इम्पॉसिबल नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। यह डमोल्ड्रेज ट्रोटिन स्पाइडर ये यूजुअली यूएसए में मौजूद होती है। ये स्पाइडर किसी भी फिश का शिकार करने के लिए पानी के ऊपर अपने लेग्स को स्प्रेड करके कुछ इस तरह से तैरती है। और इस स्पाइडर के लेग्स में हजारों से ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि पानी के अंदर आने वाले छोटे से छोटे वाइब्रेशन को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये कोई भी फिश इस स्पाइडर के पास पहुंचती है तो ये स्पाइडर ये रिसेप्टर उस स्पाइडर को लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइडर पानी में जाकर उस फिश को पकड़ लेते हैं और इस फिश को पैरालाइज करने वाले वेनम्स को भी इंजेक्ट कर देती हैं। और फिर ये स्पाइडर उस फिश को पानी से बाहर निकाल कर बहुत ही आसानी से अपना फूड बना लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्पाइडर पानी में सांस कैसे लेते हैं, तो दोस्तों इस स्पाइडर का ओबडेंट कुछ इस तरह से ग्रो करता है कि वो पानी से बबल को ऑब्जॉर्व करके उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बबल में बनाकर दोबारा से पानी में भेज देता है। नंबर 10, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में फैली बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ इस तरह के पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू ये ऑक्सीमीटर बहुत ही आसानी से ये डिटेक्ट कर लेता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ऑक्सीमीटर बगैर ब्लड को निकाले कैसे ये पता लगा लेते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है? तो दोस्तों किसी भी पल्स ऑक्सीमीटर में दो तरीके के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, पहला लाइट इमिटिंग और दूसरा लाइट रिसीविंग डिटेक्टर। तो दोस्तों लाइट इमिटिंग दो तरीके की लाइट को प्रोड्यूस करता है, पहली रेड लाइट जिसको आसानी से हम देख सकते हैं और दूसरी इंफ्रारेड लाइट जिसको हम देख नहीं सकते। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी इंसान इस डिवाइस में अपने फिंगर को डालता है तो लाइट इमिटिंग डिसॉइड उसके ऊपर इन दोनों लाइट्स को डालने लगती है और अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है तो रेड लाइट को
पास होने देता है। लेकिन अगर इंफ्रारेड लाइट को ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने लगती है, जिसकी वजह से सेंसर में लगे रिसीवर को यह पता चल जाता है कि ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो सेंसर पर रेड लाइट के साथ साथ इंफ्रारेड लाइट भी बहुत बड़ी मिकदार में पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।